सऊदी अरब आजकल वर्ल्ड मैप पर जिस तरह से हाईलाइट हो रहा है, उसने कहीं ना कहीं यूरोप के बाकी कंट्रीज के साथ साथ फेमस फुटबॉल प्लेयर्स का अटेंशन अपनी तरफ तो जरूर खींचा है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इसका अभी लेटेस्ट एग्जांपल है बड़े बड़े फुटबॉल प्लेयर के द्वारा बड़े बड़े नामी लीग्स को छोड़कर सऊदी का एक नॉर्मल सा डोमेस्टिक लीग खेलना। अब अगर बात करें पूरी दुनिया में फुटबॉल फैंस के बारे में, तो आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में फुटबॉल के लगभग 4 बिलियन फैंस हैं और इसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन हमेशा से यूरोप कंट्रीज में सबसे ज्यादा फेमस माने जाने वाला ये गेम आखिरकार कैसे सडन यूरोप से शिफ्ट होकर सऊदी अरब में पॉपुलर हो गया और इस मेजर माइग्रेशन की वजह क्या बनी? क्यों इस गेम को आइडेंटिफाई करने वाले फेमस लीग को भी कई दिग्गज फुटबॉल प्लेयर्स ने खेलना जरूरी ही नहीं समझा? और इन सभी बातों को आज हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फुटबॉल की पूरे वर्ल्ड में बढ़ती डिमांड और उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से ही आज दुनिया के कई देश अपने यहाँ डोमेस्टिक फुटबॉल लीग्स का आयोजन करवाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर भारत का ISL यानी कि इंडियन सुपर लीग, नीदरलैंड की एरेडिवाइजी एक्स्ट्रा। लेकिन जब भी बात वर्ल्ड के टॉप लेवल लीग की आती है, जिनका पैरामीटर टैलेंट, फैन फॉलोइंग, टफ कंपटीशन और मैच हिस्ट्री होता है, तो ऐसे में सबसे पहला नाम यूरोप कंट्रीज के लीग का ही आता है, जिसमें ला लीगा प्रीमियर लीग, बुंडेसलीगा, सीरी ए, लीग 1 शामिल है, जिनका लगभग 100 सालों का इतिहास रहा है। इन लीग्स ने कई ऐसे फुटबॉल प्लेयर्स को आइडेंटिफाई किया है और उनके करियर को बूस्ट दिया है, जो आज एक फेमस नाम है। और कहीं ना कहीं ये वजह भी रही है कि लियोनेल मेसी से लेके रोनाल्डो तक ने अपने करियर का एक लंबा समय इन लीग्स को खेलकर बिताया है और ऐसा ही होता भी रहा है। लेकिन फुटबॉल के इस कैलेंडर ईयर में काफी बड़े बड़े चैलेंजेस देखने को मिले हैं, जिसके बाद बड़े बड़े फुटबॉल क्रिटिक्स इस बात को लेकर काफी चिंता में आ गए हैं। दरअसल इस साल जून से अगस्त तक होने वाले समर विंडो ट्रांसफर के दौरान खिलाड़ी एक क्लब को छोड़कर दूसरे क्लब में अपनी मर्जी से जा सकते हैं। इसमें इन क्लब्स के द्वारा अपने इन प्लेयर्स को कुछ अमाउंट पर एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अपनी टीम में अक्वायर किया जाता है। लेकिन अगर इस दौरान कोई और क्लब उस प्लेयर को खरीदना चाहे, तो उसके लिए उस क्लब को उस प्लेयर के करंट क्लब के साथ एक रिलीज फी को नेगोशिएट करना होता है, जिसे जनरली ट्रांसफर फी के तौर पे जानते हैं। अब ये फी प्लेयर के ब्रांड वैल्यू के हिसाब से तय की जाती है। लेकिन अब बड़े बड़े फुटबॉल लवर को टेंशन इसलिए भी हो रही है क्योंकि अब से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक साथ इतने सारे टॉप रैंक फुटबॉल प्लेयर ने ऐसे नामी लीग को छोड़कर ऐसे लीग्स को चुन लिया है जिसका फुटबॉल हिस्ट्री लगभग 0 हो। लेकिन इस बार समर ट्रांसफर विंडो में कई ऐसे चमत्कार देखने को मिले हैं। जैसे अगर हम बात कर लें करीम बेंजेमा की, जो कि रियल मैड्रिड के डेडली स्ट्राइकर थे, इन्होंने AL इतिहाद को ज्वाइन कर लिया। वहीं इस साल के UEFA चैंपियंस लीग विनर रहे रियाद माहरेज भी यूरोपियन चैंपियन क्लब को छोड़कर अल हिला चले गए। वहीं वॉल्व्स के स्टार मिडफील्डर रुबेन नेव्स ने भी अल हिला को ही ज्वाइन कर लिया। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग रहा PSG स्टार और दुनिया के माने जाने ब्राजीलियाई विंगर नेमार जूनियर ने 86 मिलियन की ट्रांसफर फी के बाद अल हिला को ज्वाइन कर लिया। ये लियोनेल मेसी और रोनाल्डो के बाद फुटबॉल वर्ल्ड के नए राइजिंग स्टार के तौर पे जाने जाते हैं। अब इसके बाद दुनिया के बड़े बड़े फुटबॉल क्रिटिक और फैन क्लब सऊदी प्रो लीग यानी कि SPL को यूरोपियन कंट्रीज फुटबॉल का टेक ओवर बता रहे हैं। अब कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सऊदी अपने ऑयल सोर्सेज से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल फुटबॉल के इस टूर्नामेंट को टेक ओवर करने के लिए कर रहा है। लेकिन अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन बड़े बड़े प्लेयर्स का ऐसे रिकॉग्नाइज्ड लीग को छोड़कर आखिर एक ऐसे अनरिकॉग्नाइज्ड लीग को ज्वाइन करने का मेन रीजन क्या है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह बनी है इनको किसी और क्लब से ज्यादा सऊदी प्रो के द्वारा दिया जाने वाला पैसा और उसके साथ मिलने वाले कई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। अब अगर आप इस लिस्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये उन प्लेयर्स की लिस्ट है जिन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा एनुअल सैलरी दी जाती है। इनमें से सिर्फ PSG के लिए खेलने वाले काइलिन और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ही ऐसे प्लेयर हैं जो सऊदी प्रो लीग में शामिल नहीं है। बाकी के सभी 8 प्लेयर्स इस लिस्ट में शामिल हैं। वैसे इस ट्रांसफर विंडो में अल हिला ने $500 मिलियन के हिसाब से 1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था, जिसे मेसी ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मेसी की तरह अब हर किसी का दिल तो इतना बड़ा नहीं हो सकता ना,
और वही हुआ भी। मेसी ने तो इसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन बाकी के कई नामी गिरामी प्लेयर्स इन वेजेस को ना नहीं कह सके और एसपीएल का हिस्सा बन गए। अब अगर बात करें सऊदी के द्वारा इन प्लेयर्स को दिए जाने वाले एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के बारे में, तो नेमर जूनियर को साइन करते वक्त एक्स्ट्रा बेनिफिट्स में उनके लिए एक पर्सनल प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन, कई सर्वेंट के साथ एक ग्रैंड मेंशन और हर विन पर लगभग 80,000 का बोनस तय किया गया। साथ ही सऊदी फुटबॉल के प्रमोशन के लिए हर ट्वीट पर लगभग 5 लाख यूरो भी ऑफर किया गया, जिस वजह से कई फुटबॉल क्रिटिक का कहना है कि अगर सऊदी ऐसे ही चीजें करता रहा तो वो फुटबॉल जो अब तक यूरोपियन कंट्रीज की आइडेंटिटी हुआ करता था उसे बहुत जल्दी सऊदी ओवरटेक कर लेगा, क्योंकि एफसी बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, जुवेंटस जैसे कई माने जाने वाले क्लब्स भी प्लेयर्स को इतने वेजेस देने में असमर्थ हैं। साथ ही कोविड की वजह से खाली स्टेडियम के मैचेस और जीरो मर्चेंडाइल सेल्स ने फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड के ज्यादातर क्लब को फाइनेंशियली इम्बैलेंस वाली सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया है। अब अगर बात करें फाइनेंशियल फेयर प्ले यानी कि एफएफपी के रूल की, तो इसके मुताबिक यूरोपियन क्लब्स का वेजेस के तौर पर सऊदी क्लब से मुकाबला करना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि एफएफपी स्पेशल इस बात पर ध्यान देता है कि कोई भी क्लब अपनी अर्निंग से ज्यादा स्पेंड ना करे, ताकि लीग के स्मॉलर क्लब के लिए फेयर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके। लेकिन बात करें सऊदी प्रो लीग की, तो वो यूईएफए के ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आता ही नहीं है, इसीलिए इस पर यह रूल लागू होता ही नहीं है और यही वजह है कि सऊदी पूरे दिल से पैसा लुटा रहा है। वैसे कहीं ना कहीं इन प्लेयर का माइग्रेशन रीजन इनका लाइफ स्पैन भी है, क्योंकि ऐसे गेम्स में प्लेयर का करियर ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सालों का होता है और इसी टाइम पीरियड में वो ज्यादा से ज्यादा वेजेस भी अर्न करना चाहते हैं। साथ ही ऐसे प्लेयर जो स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड में खेलते हैं, उनके कंपैरिजन में सऊदी अरब में खेल रहे प्लेयर्स को टैक्स भी कम पे करना पड़ता है और ये टैक्स उनकी अपनी कंट्रीज से इसीलिए भी कम होता है क्योंकि ये सिर्फ 20% होता है, वो भी इसका कैलकुलेशन डायरेक्ट इनकम पर नहीं किया जाता है। आइए अब जरा ये भी जान लेते हैं कि ये टेक ओवर की कहानी की शुरुआत दरअसल कहां से हुई थी। तो इसकी शुरुआत होती है 30 सितंबर 2022 से, जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी क्लब एल नसर को 200 मिलियन यूरो के साथ ज्वाइन किया, जिसके बाद से जैसे फुटबॉल के प्रति प्लेयर्स की सोच ही बदल गई, क्योंकि जनरली ऐसा माना जाता था कि कोई भी ऐसा प्लेयर जो फिजिकली फिट है और अच्छा खेल रहा है उसे अपने ही क्लब में खेलना चाहिए और यही वजह थी कि कई प्लेयर्स इन टॉप लीग्स में खेलने के लिए कम वेजेस पर भी उन क्लब्स का हिस्सा रहते थे। लेकिन रोनाल्डो के सऊदी क्लब का हिस्सा बनते ही प्लेयर्स की ये थिंकिंग बदल सी गई। तभी तो देखते ही देखते 8 महीने में ही कई प्लेयर्स ने सऊदी क्लब को ज्वाइन करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाया। साथ ही रोनाल्डो के सऊदी आने से ही अल नसर के ब्रांड वैल्यू को जबरदस्त ग्रोथ मिली। देखते ही देखते इन क्लब के फॉलोअर्स 8,64,000 से बढ़कर 17 मिलियन से भी कहीं ज्यादा हो गए। साथ ही साथ इनके आने से अल नसीर के मैचेस को भी देखने वाली ऑडियंस की संख्या काफी बढ़ गई। अब ऐसे में सऊदी के द्वारा इस ह्यूज अमाउंट स्पेंड का मकसद सऊदी प्रो लीग को दुनिया की टॉप लीग में शामिल करना है, जिनकी शुरुआत ऐसे प्लेयर को बाय करके हो चुकी है और ये कुछ वैसा ही है जो चीन और जापान ने भी एक समय पर करके बेनिफिट्स अर्न किया था। लेकिन ये फॉर्मूला शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छा है, बट लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिशियल साबित नहीं हुए हैं, क्योंकि इन्होंने फुटबॉल इकोसिस्टम को ना समझते हुए पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ मीडिया अटेंशन पर लगाया था। ऐसे में अब रोनाल्डो के साथ शॉर्ट टर्म सक्सेस तो मानी जा सकती है, लेकिन इन्हें लंबे रेस का घोड़ा कंसीडर नहीं किया जा सकता और शायद यही वजह है कि 100 सालों से यूरोपियन क्लब फुटबॉल वर्ल्ड में अपनी पकड़ बनाए हुए है, जिसे सऊदी अरब अब ओवरटेक करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर सऊदी को सच में अपने डोमेस्टिक फुटबॉल लीग को आइडेंटिफाई करना है तो पहले फुटबॉल के इकोसिस्टम को समझना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।